नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम प्रोटीन के संबंध में आज क्लास करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने प्रोटीन के इंट्रोडक्शन, प्रोटीन के सोर्सेस, प्रोटीन की प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के वर्गीकरण और लेट्स से क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रोटीन को कई प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। मैं जो डिवीजन बता रहा हूँ यह यू सुब्रमण्यम जी की पुस्तक है बायोकेमिस्ट्री की, उसके आधार पर बता रहा हूँ। आप किसी और पुस्तक से देखेंगे तो उसमें एक अलग प्रकार का डिवीजन भी देखने को मिलेगा। यह डिवीजन कोई एक साइंटिफिक नहीं है। हर ऑथर अपने अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स। Those parameters are their functions, their chemical nature, their solubility properties, their nutritional importance, etc. etc. ठीक है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, कई आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, एक आधार हो सकता है कि उनके कार्य के आधार पर, दूसरा आधार बन सकता है उनके केमिकल नेचर के आधार पर, तीसरा आधार बन सकता है उनकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज के आधार पर, चौथा आधार बन सकता है उनकी पोषण के महत्व के आधार पर। ठीक है, हम यहाँ पर सामान्यतः उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हम बनाएंगे कार्यात्मक वर्गीकरण, दूसरा हम बनाएंगे केमिकल नेचर और सॉल्युबिलिटी के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरा हम बनाएंगे पोषण के आधार पर वर्गीकरण, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स का एक ऐसा वर्गीकरण जो उसके कार्य के आधार पर क्या है, तय किया गया है। वह किस प्रकार का कार्य करता है उसके आधार पर हम प्रोटीन के प्रकार को तय करते हैं। यह 8 से 9 प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है फर्दर, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब होता है संरचनात्मक प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रोटीन, है ना। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब क्या है, संरचनात्मक प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रोटीन। जैसे उदाहरण के लिए कई सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो हमारे शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे केराटिन यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना, जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, केराटिन लिखा हुआ है। तो केराटिन हमारे हेयर, केराटिन हमारे स्किन, केराटिन हमारे नेल्स आदि में क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उनके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे ही कोलेजन है जो हमारे बोन्स और टेंडन के उसमें फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चूंकि कोलेजन, केराटिन ये हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से के निर्माण में भाग ले रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कह सकते हैं। ये किसी न किसी प्रकार से किसी सेल, किसी टिश्यू, किसी ऑर्गन के डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। दूसरा डिवीजन आता है एंजाइमेटिक एंजाइम्स प्रोटीन या एंजाइमेटिक प्रोटीन या कैटालाइटिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। यहाँ कैटालाइटिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोटीन जो कैटालाइटिक प्रक्रिया के माध्यम से, कैटालाइटिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म में वो क्या कर रहा होगा, योगदान दे रहा होगा। दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत, एक कैटाबॉलिज्म होता है, दूसरा एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है, इन बातों का सिंपल सा मतलब यह है इस पूरी प्रोसेस का कि यह आपके शरीर में चल रही केमिकल रिएक्शंस को या तो क्या करेगा, स्पीड अप कर देगा या स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, यह हमारी केमिकल रिएक्शन क्या करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम सामान्यतः केमिकल नेचर में क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। जब हम एंजाइम को चैप्टर में पढ़ेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो हेक्सोकाइनेज हो गया, पेप्सिन हो गया। ठीक है, और क्या होता है इसके एग्जांपल में, पेप्सिन भी एक एग्जांपल में आता है। ठीक है, ऐसे ही सुक्रेज हो सकता है, आदि आदि एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये दो डिवीजन हो गए, दो प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार इसी में आता है, वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। वो जो परिवहन की प्रक्रिया में भाग ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे, परिवहित कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू, फ्रॉम वन बॉडी ऑर्गन टू अनदर बॉडी ऑर्गन। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन है, जैसे उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, वो ऑक्सीजन को एक सेल से दूसरी सेल में लेकर के जाता है। ठीक है, दैट मींस को क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सीरम एल्ब्यूमिन है, सीरम एल्ब्यूमिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है भाई, फैट को। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, वसा को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तीसरा प्रकार आता है, वो है हार्मोनल प्रोटीन, मतलब प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है ना, ऐसा प्रोटीन जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, किसी एक हार्मोन के रूप में वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो दे एक्ट एज अ मैसेंजर टू रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस
हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वह न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वही कई बार सामान्यतः क्या कहलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी कहलाते हैं। ठीक है, यह न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को लेकर के बॉडी के अदर ऑर्गन्स में पहुंचाते हैं। अब जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये जो हार्मोन्स हैं, ये सामान्यतः केमिकल नेचर के हिसाब से बात करें अथवा कार्य के हिसाब से बात करें तो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए एक क्या हो गया, इंसुलिन हो गया। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में पैनक्रियाज नामक ऑर्गन से निकलता है ना। हमारे शरीर में कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज नामक ऑर्गन से निकलता है। और पैनक्रियाज से निकल करके, है ना, कहाँ से, पैनक्रियाज से निकल करके यह ब्लड, पैनक्रियाज में बीटा सेल से निकल करके यह ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक और ग्रंथि होती है शरीर में, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन निकलता है और वो हमारे सेल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये तीसरा प्रकार था एग्जैक्टली, है ना। मेरे ख्याल से चौथा प्रकार था, दो तो आपने इधर देख लिए थे, ये हो गया। पांचवा प्रकार आता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। नाम में है उसके क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब वो जो संकुचन करेगा, वो जो संकुचन करेगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ द प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन अ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, है ना। ये क्या करते हैं, हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने में, मसल के गति में, मसल के संकुचन में ये मदद करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक्टिन और मायोसिन, है ना, ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, मसल में ही पाए जाते हैं। यदि ये दोनों प्रोटीन नहीं पाए जाए, मतलब एक्टिन और मायोसिन नहीं पाए जाएं, तो हमारे मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सोचो कैसे चल पाओगे, कैसे तुम मूवमेंट कर पाओगे बिना मसल के कॉन्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो ये पांचवा प्रकार क्या था, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। फंक्शन के आधार पे छठवां प्रकार आता है स्टोरेज प्रोटीन्स, मतलब वो प्रोटीन जो किसी चीज को, किसी चीज का मतलब क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड, है ना, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट, कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट, किसी चीज को क्या करेंगे, वो स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, ताकि उनको क्या किया जा सके, फर्दर यूज किया जा सके, भविष्य में यूज किया जा सके। जैसे कि क्या हो सकता है उसका, ग्लूटेलिन हो सकता है ना, क्या हो सकता है, ग्लूटेलिन हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ओवल एल्ब्यूमिन हो सकता है ना, क्या हो सकता है, ओवल एल्ब्यूमिन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उसके उदाहरण है। ग्लूटेलिन कहाँ से मिलता है, गेहूं से मिलता है। ओवल एल्ब्यूमिन कहाँ से मिलता है हमको, व्हाइट एग व्हाइट से मिलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसमें अगला प्रकार आता है, वो है जेनेटिक प्रोटीन, आनुवंशिक प्रोटीन। मतलब बात स्पष्ट तौर पे समझ में आ रही नाम से कि यह किसी न किसी प्रकार से आनुवंशिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, किसी न किसी प्रकार से आनुवंशिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। पहले क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, देन उसको क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन डीएनए और आरएनए को क्या करता है, एसोसिएट हो जाता है उसके साथ। ठीक है, तो ये उसका एक प्रकार बन जाता है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर अगला प्रोटीन आता है डिफेंस प्रोटीन, डिफेंसिव प्रोटीन कह सकते हैं आप, रक्षात्मक प्रोटीन। वह प्रोटीन जो हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी रक्षात्मक प्रक्रिया में भाग ले रहे होंगे। ठीक है, ये हमसे हमारी रक्षा करेंगे, शरीर की रक्षा करेंगे। किससे रक्षा कर सकते हैं, किसी पैथोजन से रक्षा कर सकते हैं, है ना, और किससे रक्षा कर सकते हैं, किसी टॉक्सिन से रक्षा कर सकते हैं। ये जो हमारे शरीर में जाकर क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले थे, उनसे बचाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया जो कि एंटीबॉडी के तौर पे काम करता है। इसके अलावा स्नेक वेनम हो गया, सांप का विष हो गया, जो कि हमको क्या करता है, एक डिफेंसिव प्रोटीन के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो ये डिफेंसिव प्रोटीन क्या है, रक्षात्मक प्रोटीन है जो हमारी पैथोजन और टॉक्सिन से हमारे शरीर को बचाते हैं। इसी में अगला प्रकार आता है ना, और ये आखिरी प्रकार है फंक्शनल या कार्यात्मक के अंतर्गत, वो है रिसेप्टर प्रोटीन, है ना। रिसेप्टर प्रोटीन वो जो रिसेप्टर की तरह काम करेगा। अब इस कहानी को थोड़ा समझ लो। ठीक है, हमारा शरीर में, जैसे आप उदाहरण के लिए मैं कहूं कि आप दवाई खाते हैं पैरासीटामोल, मान लो तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, या समझ लो बुखार आ गई है, तो तुम पैरासीटामोल खा लेते हो, बुखार आ गई तो, है ना। अब पैरासीटामोल को कैसे पता है, अथवा दर्द वाले में जब दवाई खाते हो तो दवाई को कैसे पता है कि ये मुंह से खाई गई है, लेकिन दर्द तो पैर में हो रहा है, फिर कैसे जाके काम करेगी।
तो हमारे शरीर में बहुत सारे क्या बने हुए हैं, रिसेप्टर बने हुए हैं। रिसेप्टर बनने का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि इस प्रकार की संरचनाएं बनी हुई हैं, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो उस केमिकल कंपाउंड को, है ना, दवाई क्या है, एक तरीके केमिकल कंपाउंड तो है, उस केमिकल कंपाउंड को क्या कर लेते हैं, अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और वो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और दर्द आपको एहसास नहीं होता है। ठीक है, अब वो जो रिसेप्टर है वो पर्टिकुलरली किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है ना। वो रिसेप्टर जो है किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। ये रिसेप्टर्स हार्मोन को बाइंड कर सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड कर सकते हैं, केमिकल कंपाउंड को बाइंड कर सकते हैं, किसी भी चीज को बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था अथवा रिस्पॉन्स हो रहा था उसको इनहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं अथवा चालू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, हार्मोनल रिसेप्टर क्योंकि वो हार्मोन को बाइंड कर रहा है, वायरल रिसेप्टर क्योंकि वायरल मेडिसिन को बाइंड कर रहा है। वो इस प्रकार से रिसेप्टर्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लगभग 10 प्रकार थे। वो किसके प्रकार थे, फंक्शनल प्रोटीन के प्रकार थे। अब दूसरा प्रकार आता है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोटीन्स। अब केमिकल नेचर के आधार पे, कंपोजिशन के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे, सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज के आधार पे, है ना, किसके आधार पे बात कर रहा हूं मैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, है ना, सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज आदि आदि के आधार पे हम प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। दूसरा आता है आपका संयुग्मित प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तीसरा आता है व्युत्पन्न प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन। समझते हैं सबसे पहले ये क्या होते हैं। ठीक है, देखो, प्रोटीन जो बनता है वह एक बेसिक यूनिट के कई सारे कंपाउंड जब आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से तब बनता है। ये बेसिक यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड होता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ते हैं तब प्रोटीन बनता है। ये बात मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझाई हुई थी, इसलिए अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, अब सिंपल प्रोटीन जब बना, है ना, क्या बना, सिंपल प्रोटीन बना तो कई सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए। लेकिन कई बार क्या होता है, अमाइनो एसिड के अलावा, कई बार क्या होता है, अमाइनो एसिड के अलावा कुछ अदर ग्रुप भी जुड़ जाते हैं साथ में। कुछ अदर ग्रुप भी जुड़ जाते हैं साथ में, मतलब अमाइनो एसिड के अलावा भी दूसरे ग्रुप्स इसमें क्या हो जाते हैं, केमिकल कंपाउंड जुड़ जाते हैं। अब जब दूसरे केमिकल ग्रुप अथवा कंपाउंड जुड़ जाएंगे तब हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। और यदि नहीं जुड़ेंगे तब हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं। एज यू कैन रीड इन द स्क्रीन अंडर दी सिंपल प्रोटीन, है ना, कि लिखा हुआ उसमें कि कंपोज्ड सोलली ऑफ द अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। यह सिंपल प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनता है, अमाइनो एसिड से मिलकर के बनता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नॉन प्रोटीन कंपोनेंट नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया। दूसरी कैटेगरी आती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की। इसमें सिंपल प्रोटीन के अलावा, है ना, इसमें सिंपल प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड के अलावा और भी कुछ क्या होते हैं, कंपाउंड आकर के जुड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है हीमोप्रोटीन, है ना, सॉरी हीमोग्लोबिन, क्या लिखा है, हीमोग्लोबुलिन लिखा हुआ है। तो ग्लोबुलिन तो क्या था, सिंपल प्रोटीन था। ग्लोबुलिन तो क्या था, सिंपल प्रोटीन था। लेकिन अब इसमें आके क्या जुड़ गया, हीम शब्द जुड़ गया। क्या जुड़ गया, एक कंपाउंड जुड़ गया, हीम कंपाउंड जुड़ गया। इस कारण से, और हीम प्रोटीन नहीं है, हीम अमाइनो एसिड नहीं है, वो एक अदर कंपाउंड है। इस कारण ये क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, ऐसे ही दूसरा उदाहरण क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन लिखा हुआ है। अब प्रोटीन तो हो गया भाई, प्रोटीन तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो शब्द आया ग्लाइको, ये ग्लाइको मतलब क्या हुआ, शुगर है। ग्लाइको क्या है, शुगर कंपाउंड है जो कि अमाइनो एसिड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा आपने पीछे क्या देखा, एक उदाहरण देखा था पीछे आपने, न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना, पीछे एक उदाहरण क्या देखा था आपने, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो प्रोटीन है, लेकिन न्यूक्लियो क्या है, न्यूक्लिक एसिड से निकल करके आया होगा जिसका यहां से संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के सभी प्रोटीन जिनमें अमाइनो एसिड के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट होता है उसको हम कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। ऐसे प्रोटीन जिनमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है उनको हम सिंपल बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन कंपाउंड जिनको हम क्या करवाएंगे, अपघटित करवाएंगे, जिनको हम डिग्रेडेट करवाएंगे, जिनका हम विघटन करवाएंगे। विघटन अथवा अपघटन, है ना, डिनेचुरेशन और डिग्रेडेशन, हिंदी में क्या मतलब होता है, विघटन अथवा अपघटन। जिनका हम विघटन और अपघटन करवा करके एक नया प्रोटीन प्राप्त करते हैं हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया के माध्यम से अथवा किसी अन्य केमिकल प्रोसेस के माध्यम से, तब हम उस प्रकार के प्रोटीन को क्या बोलते हैं, डेराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास क्या था, एक कंपाउंड था, मैंने उसको क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दी। एक प्रोटीन कंपाउंड था, मैंने उसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दी तो मुझे एक दूसरा प्रोटीन कंपाउंड मिल गया। तो जो मुझे मिला
जो मुझे मिला, मैं उसको क्या बोलूंगा, डेराइव्ड प्रोटीन बोलूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, डेराइव्ड प्रोटीन के नाम से संबोधित करूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें पेप्टोन्स और मेटाप्रोटीन्स इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। अभी हमको इन तीनों कैटेगरीज को बहुत डिटेल में देखने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक, इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन को तीन कैटेगरी बनाई गई हैं। सिंपल प्रोटीन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेन, प्रोलामाइंस, हिस्टोन्स, ग्लोबिन्स, प्रोटामाइंस, लेक्टिन्स, ये सब हमको देखने हैं अभी एक एक करके। दूसरी कैटेगरी हो सकती है स्क्लेरोप्रोटीन, जिसको फाइब्रस प्रोटीन भी कहा जाता है ना, इसको क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन भी कहते हैं। इसमें कोलेजन्स आते हैं, इलास्टिन्स आते हैं, केराटिन्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित प्रोटीन, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, मेटालोप्रोटीन्स आदि आदि आदि, है ना। तीसरी कैटेगरी होती है डेराइव्ड प्रोटीन, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी में कोआगुलेटेड प्रोटीन, प्रोटियान्स और मेटाप्रोटीन्स आते हैं। सेकेंडरी कैटेगरी में प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, ये सब आते हैं। ठीक है, ये सब हमको जितने नाम यहाँ पे मैंने बांचे, ये सब हमको अब अलग अलग करके एक एक देखना है। ठीक है, सबसे पहले आता है सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सिंपल प्रोटीन की, पहले वो समझ लो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, एक बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने पीछे भी पढ़ी थी वो यही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड होते हैं, कोई अदर कंपाउंड नहीं होता है, कोई अदर कंपाउंड नहीं होता है। ठीक है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। ये ग्लोबुलर और फाइब्रस किसके आधार पे कहते हैं, यह कहते हैं उनकी संरचनात्मकता के आधार पे, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखाई कैसे दे रहे हैं। यदि वो ग्लोबुलर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, यदि वह ग्लोबुलर फॉर्म में है तो हम उसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, और यदि वह फाइब्रस फॉर्म में है देन हम उसको फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका मैं समझाता हूं अभी आपको। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब समझते हैं पहले। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होगा, यदि आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। कैसा रहेगा, इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल रहेगा। ठीक है, कैसा, स्फेरिकल शेप का रहेगा। और ये सामान्यतः, ये थंब रूल नहीं है, ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, थंब रूल नहीं है, लेकिन सामान्यतः ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं, है ना। क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के प्रोटीन के तौर पे, एंजाइमेटिक प्रोटीन के तौर पे, इम्यून प्रोटीन के तौर पे, आदि आदि तौर पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले समझो कि यह वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं सामान्यतः, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बने हैं, कई सारे अमाइनो एसिड से मिलकर के बने हुए हैं। इनके स्ट्रक्चर बड़े नहीं हैं, वहां पे लिखा भी हुआ ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब छोटा। ठीक है, छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता है, और चूंकि ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, छोटे स्ट्रक्चर हैं, ग्लोबुलर शेप में है, तो बड़ी आसानी से वाटर में घुल जाते हैं। दैट मीन्स कि बड़ी आसानी से इनका हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है। इसका मतलब कि इनका बड़ी आसानी से हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है। ठीक है, पानी में विघटन हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन आते हैं। दूसरे होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो फाइबर के आकार का होगा। फाइबर कैसा होता है, फाइबर धागेदार होता है। कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब वापस से समझो, तुम्हारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्या तुम उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, है ना, क्या तुम उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डिजोल्व कर सकते हो पानी में? नहीं, नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्ट्रक्चर क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या हो गया, वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गया, उसको डिजोल्व किया जाना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है कि फाइब्रस प्रोटीन्स को डिजोल्व नहीं किया जा सकता सामान्यतः। ग्लोबुलर प्रोटीन को सामान्यतः डिजोल्व किया जा सकता है, सॉल्युबल होते हैं, शेप स्फेरिकल होता है ग्लोबुलर का, फाइब्रस का थ्रेड लाइक होता है। अब इनके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, जिसमें ग्लोबुलर का सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था, एल्ब्यूमिन था। 2 से 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक कि ये सॉल्युबल होता है पानी में, दूसरा ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है ब्लड का, तीसरा कि यह सीरम एल्ब्यूमिन इसका क्या है, एग्जाम्पल है, ओवल एल्ब्यूमिन इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने कहा एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन क्या हुआ भाई, पानी में सॉल्युबल होता है। एक में फंक्शन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है ब्लड का। तीसरा है कि उदाहरण क्या है इसके, तो सीरम एल्ब्यूमिन जो कि ब्लड में पाया जाता है, ओवल एल्ब्यूमिन जो कि अंडे में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना एल्ब्यूमिन के बारे में।
दूसरा आता है ग्लोबुलिन्स, है ना। दूसरा क्या आता है, ग्लोबुलिन्स। ये इनसॉल्युबल होते हैं प्योर वाटर में, ध्यान में रखना क्या होते हैं, यहाँ इनसॉल्युबल होते हैं। पीछे हमने शब्द पढ़ा था ना, एक पीछे हमने शब्द पढ़ा था भाई, क्या शब्द पढ़ा था, जनरली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। क्या पढ़ा था, जनरली सॉल्युबल इन वाटर। जनरली सॉल्युबल इन वाटर का मतलब होता है सामान्यतः पानी में घुल जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं घुलते हैं, हमेशा नहीं घुलते हैं। तो एल्ब्यूमिन घुला, ग्लोबुलिन नहीं घुला। ग्लोबुलर प्रोटीन के टाइप है ना ये दोनों, तो एल्ब्यूमिन घुला, ग्लोबुलिन नहीं घुला, ठीक है। तो इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन यदि हम क्या कर दें, पानी को, शुद्ध पानी को शुद्ध ना रख करके उसमें हम क्या कर दें, सॉल्ट डिजोल्व कर दें, क्या कर दें, उसको हम सॉल्टी सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दें, तो ये फिर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। क्या काम होता है इसका, इम्यून रिस्पॉन्सेस और ट्रांसपोर्ट। क्या होता है इसका काम, इम्यून रिस्पॉन्सेस को क्या करना, मैनेज करना। एग्जाम्पल क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, ट्रांसफेरिन हो गया, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन 5 प्रकार के होते हैं, IgG, IgM, IgH, है ना। इस प्रकार से 5 प्रकार होते हैं, ये सब एंटीबॉडी के तौर पे काम करते हैं। और ट्रांसफेरिन आयरन ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रकार आता है ना, तीसरा प्रकार इसी में आता है, वो है ग्लूटेलिन्स। ये ग्लूटेलिन्स सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर में नहीं। किसमें सॉल्युबल होते हैं, ये एसिड में अथवा बेस में। किसमें सॉल्युबल होते हैं, एसिड में अथवा बेस में। एसिड और बेस क्या होता है, तो पीएच स्केल में 1 से लेकर के 7 तक की रेंज में यदि किसी का आता है नेचर, तो हम उसको एसिडिक बोलते हैं। 7 से लेकर के 14 तक आता है उसका नेचर, तो हम उसको बेसिक बोलते हैं। यदि एग्जैक्टली 7 रहता है, और है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। ग्लूटेलिन्स क्या होते हैं, एसिड और बेस में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होते हैं। ग्लूटेलिन्स का काम क्या होता है, ये बीज में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, फाउंड इन अ सीड्स एंड हेल्प इन अ प्लांट स्टोरेज, है ना। यह पौधों के भंडारण में क्या करते हैं, काम करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ग्लूटेनिन ही इसका एग्जाम्पल है, जो कि कहाँ पाया जाता है, यह गेहूं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, ठीक। यहां तक की बात। अब आता है प्रोलामाइंस, है ना। अगला क्या आता है हमारा, प्रोलामाइंस आता है। प्रोलामाइंस ये किसमें सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में। किसमें सॉल्युबल होते हैं, ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं, इथेनॉल में, है ना। किसमें, इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक। पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखो कि यदि कोई मटेरियल पानी में इनसॉल्युबल है, तो किसी चीज में तो सॉल्युबल होगा, तो वो एसिड और बेस में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, अपने आप वो देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। यहां तक की बात। अगला प्रकार आता है वो है प्रोलामाइंस, है ना। ग्लोबुलिन के अंतर्गत अगला प्रकार आता है वो है प्रोलामाइंस, है ना। प्रोलामाइंस हमने देखा कि इथेनॉल में सॉल्युबल है। फंक्शन क्या है, यह सेरेल्स के या अनाज के बीजों के भंडारण में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ग्लियाडीन हो गया, जो कि गेहूं में पाया जाता है। जेइन हो गया प्रोटीन, जो कि मक्के में पाया जाता है। आपको क्वेश्चन इस प्रकृति से भी आ सकता है कि जेइन प्रोटीन इज फाउंड इन विच क्रॉप, है ना। तो किसमें मिलता है, मक्के में। ग्लियाडिन प्रोटीन इज फाउंड इन विच क्रॉप, गेहूं में, ठीक है। ग्लूटेनिन प्रोटीन इज फाउंड इन विच क्रॉप, गेहूं में। तो इस प्रकार से भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगला प्रकार आता है हिस्टोन्स, है ना। अगला प्रकार क्या आता है, हिस्टोन्स आते हैं। हिस्टोन्स एक स्मॉल और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, है ना। स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, जो कि किसको बाइंड करते हैं, डीएनए को बाइंड करके रहते हैं। डीएनए की पैकेजिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं। डीएनए की पैकेजिंग कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए की पैकेजिंग कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। यह उसी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उसको बाइंड करवाने में मदद करते हैं। अगला प्रकार आता है ग्लोबिन्स, है ना। अगला प्रकार क्या आता है, ग्लोबिन्स आता है। ग्लोबिन्स सामान्यतः 2 प्रकार के काम करते हैं। एक ऑक्सीजन बाइंडिंग के तौर पे, कहां पर, ब्लड में। और दूसरा ऑक्सीजन बाइंडिंग के तौर पे कहां पे, मसल्स में। कहां पर, मसल्स में, ठीक है। तो एक ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पे काम करेंगे, एक बार मसल के अंदर, दूसरी बार ब्लड के अंदर, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं, अब ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए काम करने मतलब सीधी बात क्या कर रहे हो तुम, ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए काम कर रहे हो। इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कहां करोगे, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। भाई तुमने सांस ली, नाक से तुम्हारे अंदर सांस चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि सांस तुम्हारी जो ऑक्सीजन थी वो सेल में चली गई, नहीं गई। वो कहां गई, फेफड़े में गई। फिर वो कहां से जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। और ब्लड स्ट्रीम में तुम्हारा कौन घूम रहा है, हीमोग्लोबिन घूम रहा है।
जो ऑक्सीजन को बाइंड करके कहां तक लेके जाएगा, सेल तक लेके जाएगा, हर ऑर्गन की सेल तक लेके जाएगा। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड स्ट्रीम में, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है मसल्स में। मायोग्लोबिन, ग्लोबिन का एग्जांपल क्या होगा, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है मसल्स में, ठीक है। फिर आता है प्रोटामाइंस, फिर क्या आता है, प्रोटामाइंस, ठीक है। ये बेसिक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। इनमें जो प्रमुख अमाइनो एसिड पाया जाता है वो क्या होता है, आर्जिनिन होता है। कौन सा, आर्जिनिन होता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड से क्या है, जुड़ा होता माना गया है, ठीक है। एक का इसका फंक्शन क्या है, यह स्पर्म के अंदर डीएनए पैकेजिंग में मदद करता है ना, किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। जैसा आपने पढ़ा हिस्टोन्स में आपने पढ़ा कि ये भी डीएनए पैकेजिंग में मदद करता है, लेकिन डीएनए पैकेजिंग में कहाँ मदद करता है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर मदद करता है। लेकिन हमने इसको देखा है ना, प्रोटामाइंस कहाँ मदद करते हैं, स्पर्म के अंदर मदद करते हैं, डीएनए की पैकेजिंग में, है ना, किसमें, डीएनए की पैकेजिंग में। एग्जाम्पल के तौर पे इसका क्या आ जाता है, तो सालामाइन आ जाता है, जो कि फिश के स्पर्म में क्या है, पाया जाता है ना, किसमें, फिश के स्पर्म में पाया जाता है सालामाइन, ठीक। यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। अब आता है अगला प्रकार आपका इसमें, वो है लेक्टिन्स, है ना। अगला प्रकार क्या आता है, लेक्टिन्स। यहां से हम देख रहे थे, पहला एल्ब्यूमिन देखा हमने ग्लोबुलर प्रोटीन के अंतर्गत, फिर ग्लोबुलिन देखा, फिर ग्लूटेलिन्स देखा था, फिर प्रोलामाइंस देखा, हिस्टोन्स देखा, ग्लोबिन्स देखा, प्रोटामाइन देखा। आखिरी आता है वो है लेक्टिन्स, है ना। आखिरी क्या आता है, लेक्टिन्स है। यह प्लांट्स में पाया जाने वाला एक क्या है, प्रोटीन है। कहाँ पे, प्लांट्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो कि सेल रिकॉग्निशन के लिए क्या करता है, काम करता है। कोशिका से पहचान करवाने में मदद करता है, ठीक है। ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है, उनके अगेंस्ट काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए कॉनकेनावालिन ए हो गया, है ना, कॉनकेनावालिन ए हो गया, जो कि एक प्लांट बेस्ड लेक्टिन है। क्या है वो, प्लांट बेस्ड लेक्टिन है, ठीक। तो हम जैसे वापस से मैं पीछे लाता हूं आपको, हम इस चार्ट को पढ़ रहे हैं। इस चार्ट में सिंपल प्रोटीन पढ़ रहे थे हम। सिंपल के अंतर्गत दो कैटेगरी पढ़नी थी, ग्लोबुलर और फाइब्रस। ग्लोबुलर हमने लेक्टिन आखिरी में जाके खत्म किया। अब आता है स्क्लेरोप्रोटीन, जिसको फाइब्रस प्रोटीन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत तीन आएंगे, वो है कोलेजनस, और दूसरा है इलास्टिन, और तीसरा है कीरेटिन। तो कोलेजन, इलास्टिन और हमको कीरेटिन देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, कोलेजन आता है, ठीक है। देखो, कोलेजन हमारे शरीर में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। हमारे शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, कोलेजन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू में। कहां पाया जाता है, संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड होता है। क्या होता है, ब्लड होता है, और क्या होता है, बोन होता है, और क्या होता है, टेंडन्स होते हैं, और क्या होता है, स्किन होता है। और ये तो बहुत बड़ी मात्रा में है, खास करके बोन्स और टेंडन्स, और इसको लेकर के बात करें तो, है ना। तो चूंकि ये इतनी अधिक मात्रा में हमारे शरीर में बोन, स्किन, टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यू आदि आदि पाए जाते हैं, तो अब कोलेजन अपने आप सर्वाधिक मात्रा में हो जाता है। लेकिन कोलेजन दो प्रकार का होता है, टाइप 1 कोलेजन और टाइप 2 कोलेजन। टाइप 1 कोलेजन सिर्फ स्किन और बोन में पाया जाता है, टाइप 2 कोलेजन सिर्फ कार्टिलेज में पाया जाता है। टाइप 1 कोलेजन कहां पाया जाता है, स्किन में और बोन्स में। टाइप 2 कोलेजन कहां पाया जाता है, कार्टिलेज में। कार्टिलेज मतलब उपास्थि, बोले उपास्थि का मतलब उदाहरण के तौर पे बात करूं तो, कि एक हार्ड पोर्शन लेकिन वो हड्डी नहीं है, हार्ड है लेकिन हड्डी नहीं है। जैसे तुम्हारा कान, जैसे तुम्हारी नाक, ये कार्टिलेज के बने हुए हैं। क्या के बने हुए हैं, कार्टिलेज के बने हुए हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोलेजन पाया जाता है ना। इनमें क्या पाया जाता है, टाइप 2 कोलेजन पाया जाता है। दूसरा प्रकार आता है इलास्टिन। जो इलास्टिन शब्द है वो बना हुआ है इलास्टिसिटी से। कहां से बना हुआ है, इलास्टिसिटी से। किसी कंपाउंड का इलास्टिसिटी ज्यादा है, अथवा वो इलास्टिक नेचर का है कोई कंपाउंड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यदि हम उसको खींचेंगे, यदि हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो वह स्ट्रेच किया हमने, खींचा, और जब उसको छोड़ देंगे तो वह अपनी पुरानी अवस्था में लौट आएगा। जैसे उदाहरण के लिए रबड़ को तुम खींचते हो तो खींच जाती है, लेकिन जैसे उसको छोड़ते हो तो अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती, सिकुड़ जाती है। तो ये वाले प्रोटीन भी वैसी उसी प्रकार से हैं कि इनको स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच हो जाएंगे, शेप बदल लेंगे, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो ये वापस अपने शेप में लौट आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहां पे होगा ये, तुम अपनी ब्लड वेसल ले लो, ब्लड वेसल को खींचोगे वो वापस उसी शेप में चली जाती छोड़ने पर। तुम्हारी स्किन को ले लो, अभी खींचो, तुम्हारे हाथ की चमड़ी खींचो, हाथ की चमड़ी खींचोगे, बाहर खींच जाएगी,
उसको छोड़ दोगे वापस अपने स्थान पे चली जाती है। यहाँ पे प्रोटीन कौन से पाए जा रहे हैं? इलास्टिन प्रोटीन पाया जा रहा है। ये कहाँ पे पाया जाता है? लिगामेंट्स में, आर्टरीज में, स्किन्स में, ब्लड वेसल्स में आदि आदि में पाया जाता है। ठीक है। तीसरा और आखिरी प्रकार आता है फाइब्रस प्रोटीन के अंतर्गत, वो है केराटिन्स। केराटिन्स एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है जो कि हमारे एपिथेलियल सेल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? यह एक टफ और प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है जो कि हमारे एपिथेलियल सेल में पाया जाता है। एपिथेलियल सेल का मतलब बाहरी हिस्से में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सबसे स्किन के सबसे बाहरी हिस्से में पाया जाता है और टफ होता है, बहुत मजबूत होता है, कठोर होता है, हमारी रक्षा करता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे नाखून, हमारी स्किन, जानवरों की सींगें, जानवरों के खुर, हमारे बाल, ठीक है। तो ये सब काय के बने हुए हैं? केराटिन के बने हुए हैं। भाई क्या आपके हेयर आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आज से आप चलिए 10,000 साल पहले जब स्वेटर नहीं होता था तो हमारे पूर्वज जो होते थे, आदि मानव जिनको आप कहते हैं, ठीक है, वो तो स्वेटर नहीं होता था, तो फिर ठंड से बचते कैसे थे? तो ठंड से बचाने के लिए उनके शरीर में ढेर सारे बाल होते थे। सब उस समय क्या होते थे? अनिल कपूर होते थे। अब वो अनिल कपूर लोग क्या हो जाते थे? बाल की वजह से ठंड से बच जाते थे। लेकिन जैसे जैसे तुमने क्या बना लिया? स्वेटर बना लिया, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर से क्या होने लग गए? बाल कम होने लग गए। ये क्या हुआ? जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन, आनुवांशिक उत्परिवर्तन हुआ। और आनुवांशिक उत्परिवर्तन की वजह से तुम्हारे अंदर, उस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से तुम्हारे अंदर क्या हो गए? बाल कम होने लग गए। लेकिन किसी जमाने में तो थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं कि आज पूरे खत्म हो गए हैं, आज भी हैं। ठीक है। तो ये हुआ, तो प्रोवाइड्स ये स्ट्रेंथ टू हेयर, नेल्स, स्किन एंड हॉर्न्स। फॉर एग्जांपल अल्फा केराटिन, बीटा केराटिन आदि आदि। अब अल्फा केराटिन कहां पाया जाता है? बीटा केराटिन कहां पाया जाता है? तुमको पता होना चाहिए। अल्फा केराटिन हम में पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है। बीटा केराटिन जानवरों में पाया जाता है। अल्फा केराटिन हमारे हेयर में, नेल में, स्किन में पाया जाएगा। बीटा केराटिन पक्षियों के पंखों में पाया जाता है। जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल, जैसे सांप हो गया है ना, इन सांप का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, उसमें पाया जाता है। जैसे तुमने कभी देखा हो, सांप जब एक जगह एक उसमें रहता है, बामी में रहता है सांप, जब बामी मतलब समझते हो, छेद जो होता है उसको बामी बोलते हैं, है ना। तो सांप जब एक बामी में रहता है और वहां से छोड़ करके जाता है तो वह अपने पीछे क्या करता है? अपनी एक लेयर छोड़ के चला जाता है, स्किन लेयर छोड़ के चला जाता है। उसको हमारे यहाँ क्षेत्र में, बघेलखंड में केचुली कहते हैं। क्या कहते हैं? केचुली कहते हैं। वो केचुली छोड़ के चला जाता है। अब जब वो केचुली छोड़ के यहाँ पे चला जाता है तो वो एग्जैक्टली केचुली है क्या? वो बीटा केराटिन है। वो क्या है? उसका सल्क जो है, उसका जो स्कैल्प है, वो क्या है? बीटा केराटिन का बना हुआ है। ठीक है। ये क्या था? हमारा पूरा का पूरा ग्लोबुलर प्रोटीन था। अब दूसरा प्रकार आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, है ना। चार्ट को ध्यान में रखना है। सिंपल प्रोटीन की कैटेगरी मैंने पूरी आपको समझा दी, है ना। ये सिंपल प्रोटीन कैटेगरी मैंने आपको पूरी समझा दी। अब आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, है ना। अब क्या आता है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसके अंतर्गत जो एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल अब हमको देखने हैं। ठीक है, यहां तक की बात। ये रहा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जब अमाइनो एसिड के अलावा कोई अदर ग्रुप भी आकर के क्या होता है? जुड़ जाता है। अमाइनो एसिड के अलावा कोई अदर ग्रुप भी आके प्रोटीन में जुड़ जाता है, तब हम इस प्रकार के प्रोटीन को कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन के अलावा प्रोस्थेटिक प्रोटीन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक प्रोटीन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अलग से प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर के जुड़ गया। क्या जुड़ गया? प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर के जुड़ गया। इस कारण भी हम उसको क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक प्रोटीन भी कहते हैं। यहां तक की बात ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, है ना। टाइप्स क्या होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के, वो देखने हैं। 7 से 8 टाइप हमको देखने हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। नाम में क्या पता चल रहा है? प्रोटीन के साथ क्या जुड़ रहा है? न्यूक्लिक एसिड जुड़ रहा है। न्यूक्लिक एसिड जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? न्यूक्लिक एसिड जुड़ रहा है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। ये क्या करते हैं? हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ करके उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में मदद करते हैं। उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेशन में मदद करते हैं जेनेटिक मटेरियल के, है ना, डीएनए आरएनए के साथ जुड़ करके। जैसे उदाहरण के लिए हिस्टोन प्रोटीन हो गया, राइबोसोमल प्रोटीन हो गया। क्या हो गया? हिस्टोन प्रोटीन हो गया, जो डीएनए के साथ मिलकर के क्रोमैटिन का निर्माण करता है। क्रोमैटिन में क्या पाया जाएगा? हमारे जीन्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? जीन्स पाए जाएंगे। ये सब कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये सब कहां पाया जाएगा?
कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके अंदर पाया जाएगा। दूसरा उदाहरण हो सकता है इसका राइबोसोमल प्रोटीन, ठीक है, जो कि किसमें मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। राइबोसोमल प्रोटीन प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं, जिसमें पहला प्रकार हमने क्या देखा, न्यूक्लियोप्रोटीन। दूसरा प्रकार आता है ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन के साथ क्या जुड़ेगा, ग्लाइको जुड़ेगा। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज जुड़ेगा, मतलब शुगर मोइटी जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी, शुगर मोइटी जुड़ेगी, है ना। ये जो शुगर मोइटी जुड़ती है, इससे जो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, यह सामान्यतः इम्यून रिस्पॉन्स, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी आदि जैसे कार्यों में इन्वॉल्व होता है। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब रोग प्रतिरक्षा में, काय में, रोग प्रतिरक्षा में। जैसे उदाहरण के लिए इम्यूनोग्लोबिन हो गया, एंटीबॉडी के तौर पे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, म्यूसिन हो गया। क्या हो गया, म्यूसिन, जो कि म्यूकस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हमारे शरीर के जितने भी म्यूकस सिक्रीशंस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है। म्यूकस सिक्रेशन का मतलब जैसे हमारे शरीर से थूक हो गया, थूक हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये उसमें पाया क्या जाता है, म्यूसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूसिन। फिर आता है लाइपोप्रोटीन, है ना। फिर क्या आता है, लाइपोप्रोटीन आता है। तीसरा प्रकार, पहला न्यूक्लियो, दूसरा ग्लाइको, तीसरा लाइपो। लाइपो मतलब लिपिड, लाइपो मतलब क्या होता है, लिपिड। लिपिड मतलब क्या होता है, वसा, फैट, वसा या फैट। ये लोग क्या करते हैं, लाइपोप्रोटीन क्या करता है, काम क्या होता है इसका, यह फैट और कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। फैट और कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। जैसे उदाहरण के लिए एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी हाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, है ना, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ऐसी कई सारी कैटेगरी होती हैं, वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल आदि आदि आदि, ये उसके उदाहरण है, ठीक है। चौथा प्रकार आता है वो है फॉस्फोप्रोटीन। अभी तक तुमने क्या जोड़ा, प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड जोड़ा तो न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ ग्लूकोज जोड़ा तो ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ लिपिड जोड़ा तो लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ क्या जोड़ दो, फॉस्फोरस जोड़ दो, फॉस्फोप्रोटीन बन जाएगा। फॉस्फोरस खुद से जुड़ नहीं सकता है क्योंकि वैलेंसी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो फॉस्फोरस किसके रूप में जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप के रूप में जुड़ जाता है। किसके रूप में, फॉस्फेट ग्रुप के रूप में। और क्या करता है, यह मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। काय में, यह मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। जैसे उदाहरण के लिए केसीन प्रोटीन हो गया। क्या हो गया, केसीन प्रोटीन हो गया। और क्या हो जाता है, ओवल एल्ब्यूमिन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवल एल्ब्यूमिन हो जाता है। केसीन कहां से मिलता है, मिल्क से। ओवल एल्ब्यूमिन कहां से मिलता है, अंडे से। ये फॉस्फोप्रोटीन के एग्जांपल होते हैं। अगला इसी में आता है क्रोमोप्रोटीन। प्रोटीन में तुमने फॉस्फोरस जोड़ा तो फॉस्फोप्रोटीन बन गया। तो प्रोटीन में क्या जोड़ दो, क्रोम जोड़ दो। क्रोम मतलब क्या होता है, कलर। क्रोम मतलब क्या होता है, कलर। कलर को कलर ना बोल करके कई बार यहां टेक्निकल शब्दावली में पिगमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पिगमेंट, वर्णक, रंगीन वर्णक। तो रंगीन वर्णक जोड़ दो तो क्या बनेगा, क्रोमोप्रोटीन बनेगा। और क्या काम करेगा वो काम कर सकता है फोटोसिंथेसिस में। और काम कहां कर सकता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, है ना। ध्यान रखना है कहां कहां पे काम कर सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, आदि आदि में, सॉरी फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस हो गया प्रकाश संश्लेषण, दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बात करें, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, है ना। जैसे क्या हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, जो कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। दूसरा क्लोरोफिल हो गया, जो कि पौधों में, पत्तियों में पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये दोनों क्या होते हैं, क्रोमोप्रोटीन होते हैं, ठीक। इसी में अगला आता है आखिरी में मेटालोप्रोटीन। आखिरी में क्या आता है, मेटालोप्रोटीन आता है। मेटालोप्रोटीन क्या होता है उसको समझ लो। तुम प्रोटीन में क्या जोड़ दो, मेटल जोड़ दो, धातु। मेटल बोले तो धातु। तुम प्रोटीन में क्या जोड़ दो, मेटल जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, मेटालोप्रोटीन बन जाएगा, है ना। क्या बनेगा, मेटालोप्रोटीन बन जाएगा, या धातु बन जाएगी कोई ना कोई, सॉरी मेटालोप्रोटीन बन जाएगा कोई ना कोई धातु जोड़ने की वजह से, ठीक है। तो इसमें धातु क्या हो सकती है, जैसे आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, अथवा कोई अन्य मेटेलिक कंपाउंड हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, साइटोक्रोम सी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, साइटोक्रोम सी, है ना, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, मदद करता है। दूसरा एग्जांपल है फेरेटिन। दूसरा एग्जांपल क्या है, फेरेटिन। ये आयरन को स्टोर करके रखता है, ठीक। तो ये मेटालोप्रोटीन किसका एग्जांपल था, हमारा
डेराइव्ड प्रोटीन का एग्जांपल था, ठीक है, सॉरी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल था ना। कॉन्जुगेटेड की कैटेगरी हमने खत्म करी। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। हमने सिंपल देखा, सिंपल में ग्लोबुलर और फाइब्रस देखा, कॉन्जुगेटेड हमने मेटल में देख लिया। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, है ना, यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सब हमने क्या किए, कवर किए हैं, ठीक है, ये सब हमने कवर किए। अब आता है डिराइव्ड। डिराइव्ड में प्राइमरी और सेकेंडरी दो हमको देखने हैं, ठीक है, डिराइव्ड में प्राइमरी और सेकेंडरी अब हमको दो देखने हैं। ये रहा डिराइव्ड। डिराइव्ड क्या होता है वो मैंने पीछे आपको समझाया। डिराइव्ड क्या होता है वो पीछे मैंने आपको समझाया। क्या कि जब हम एक किसी कंपाउंड को डिग्रेड करवाते हैं, जब हम किसी एक कंपाउंड का विघटन करवाते हैं अथवा अपघटन करवाते हैं, तो हमको एक नया कंपाउंड मिलता है। जब हम किसी बड़े कंपाउंड का विघटन अथवा अपघटन करवाएंगे, उसमें कोई केमिकल चेंज लेकर के आएंगे अथवा कोई उसमें परिवर्तन लेकर के आएंगे, है ना, तो क्या होगा, एक नया कंपाउंड मिलेगा। ये जो केमिकल चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से, एसिड की वजह से, एंजाइम की वजह से। किसकी वजह से? हीट, एसिड या एंजाइम की वजह से जो केमिकल चेंज होता है उससे एक नया कंपाउंड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। और जब प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करवा देते हैं तो क्या बनता है? सेकेंडरी बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी बनता है। बात को समझो, बात को समझना। मेरे पास एक कंपाउंड था, मैंने इसको क्या करवा दिया, है ना, मेरे पास एक कंपाउंड था, मैंने इसको क्या करवा दिया, ब्रेकडाउन करवाया, तो क्या बना? प्राइमरी बन गया। प्राइमरी को मैंने ब्रेकडाउन करवा दिया तो क्या बन गया? सेकेंडरी बन गया। इस तरीके से सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या है। प्राइमरी के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कोआगुलेटेड प्रोटीन या द्रवणीकृत प्रोटीन। क्या आता है? कोआगुलेटेड प्रोटीन या द्रवणीकृत प्रोटीन। मतलब जो कोआगुलेशन की प्रक्रिया से गुजरेगा, क्या कि कोआगुलेशन की प्रक्रिया से गुजरेगा। कब गुजरेगा? जब उसमें कोई हीट, एसिड, है ना, जब उसमें कोई हीट, एसिड या अल्कोहल क्या है के संपर्क में लाया जाएगा। जब उसको हीट, एसिड या अल्कोहल के संपर्क में लाएंगे तब वह अपने स्वरूप में क्या करेगा? परिवर्तन लेकर के आएगा। चूंकि वह अपने स्वरूप में परिवर्तन लेकर के आया तो वो कोआगुलेटेड प्रोटीन कहला गया। स्लाइड चेंज दिखाया, स्लाइड चेंज इन केमिकल मॉडिफिकेशन, स्लाइड चेंज इन केमिकल नेचर। एग्जाम्पल क्या है इसके? वही हमारे पुराने, एक कोआगुलेटेड एग प्रोटीन। जब तुम बॉईल करते हो, सोचो वापस से, तुम बोले कि भैया ठेले में गए, भैया 2 अंडे का ऑमलेट बना दो। क्या बना दो? 2 अंडे का ऑमलेट बना दो। अब जो एग व्हाइट था, जो यॉक था अंडे के अंदर अभी तक वो लिक्विड फॉर्म में था और लेट से सेमी सॉलिड फॉर्म में था। किस में था? सेमी सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जब वो बाहर आ गया और उसको तवे में डाला गया, तवे में डालने का मतलब यहाँ पे मेरा क्या है? हीट से है। जब उसको हीट के संपर्क में लाया गया, तापमान के संपर्क में लाया गया, ज्यादा तापमान था, तो उसने क्या कर लिया? अपना नेचर चेंज कर लिया। अब वो लिक्विड अथवा सेमी सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यही असली खेल था। कोआगुलेट हो गया। हो क्या हो गया? कोआगुलेट हो गया। ठीक है, तो ये कोआगुलेटेड एग व्हाइट हो गया। दूसरा एग्जांपल आता है प्रोटीन्स। दूसरा एग्जांपल क्या आता है? प्रोटीन्स आता है कि दीज आर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स फाउंड बाय माइल्ड प्रोटीन डिग्रेडेशन। ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं और ये प्रोटीन डिग्रेडेशन से बनते हैं। उदाहरण के लिए मायोसिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। क्या हो गया? मायोसिन और फाइब्रिनोजन भी इसी के एग्जांपल है। तीसरा प्रकार आता है वो है मेटाप्रोटीन्स। तीसरा प्रकार क्या आता है? मेटाप्रोटीन्स। ये हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। किसके माध्यम से? यह हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। एग्जांपल के लिए केसिन और कोलेजन। एग्जांपल के लिए केसिन और कोलेजन। ठीक है, तो ये क्या थे? प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन थे। अब जब आप सेकेंडरी में जाएंगे तो सेकेंडरी बनेगा कैसे? तो प्राइमरी को ही तुम क्या करवाते हो? ब्रेकडाउन करवाते हो तो सेकेंडरी बन जाता है। प्राइमरी को ही ब्रेकडाउन करवा दोगे तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या है? पेप्टोन्स। पहला एग्जांपल क्या है? पेप्टोन्स। ये सॉल्युबल प्रोटीन फ्रेगमेंट होते हैं। वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है तो हाइड्रोलाइसिस बड़ी आसानी से हो जाएगी। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? जल अपघटन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब क्या होता है कि वो जो जल के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। पेप्टोन्स का यूज कहां किया जाता है? मीडिया कल्चर में। पेप्टोन्स का यूज कहां किया जाता है? मीडिया कल्चर में।
मीडिया कल्चर क्या होता है? तो हमको माइक्रोबियल ग्रोथ करवानी होती है, कहां पर? लैब में। अब माइक्रोब्स की ग्रोथ लैब में करवाने के लिए हमको वो सारी कंडीशन बनानी पड़ेंगी जिसमें माइक्रोब ग्रोथ कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक पौधा है, उस पौधे को तुम एक बंद अंधेरे कमरे में रख दो तो क्या वो ग्रोथ कर पाएगा? बंद अंधेरे कमरे में रख दो, उसको पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, लेकिन अंधेरा रहता, 24 घंटे अंधेरा रहता, क्या वो ग्रोथ कर पाएगा? कर ही नहीं सकता, असंभव है। क्यों? क्योंकि उसको धूप नहीं मिलेगी तो भाई वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो खाना नहीं बना पाएगा, तो कैसे जिएगा? तो हमको ऐसी कंडीशन बनानी है जिसमें उसको क्या हो सके, सर्वाइवल के लिए सभी बेसिक चीजें मिल सके। तो यदि माइक्रोब को ग्रोथ करवानी है लैब में तो वो सभी चीजें देनी पड़ेगी जिससे वो ग्रोथ कर सके। उसी में एक चीज क्या आती है, पेप्टोन आता है, जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर देयर ग्रोथ। तो पेप्टोन्स का यूज इसलिए कहां किया जाता है? मीडिया कल्चर में किया जाता है, ड्यू टू देयर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी। दूसरा आता है एग्जांपल प्रोटियोजेस। प्रोटीजेस क्या है? ये इंटरमीडिएट डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हैं। जब तुम क्या करवाते हो, पेप्टोन का डिग्रेडेशन करवाते हो तो बीच में एक कंपाउंड निकल जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रोटीजेस कहलाता है। इंटरमीडिएट, बीच में ही निकल गया। जैसे उदाहरण के लिए चीज के प्रोडक्शन के दौरान होता है। किसके दौरान होता है? चीज के प्रोडक्शन के दौरान केसिन निकल जाता है। तीसरा एग्जांपल आता है पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड्स। तीसरा एग्जांपल क्या आता है? पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स। These are the shorter chains of the amino acids। ये थोड़े बहुत मात्रा में जब अमाइनो एसिड मिलकर के क्या बना लेते हैं? एक प्रोटीन बना लेते हैं, है ना। बहुत लंबी चेन नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए इंसुलिन हो गया, जैसे उदाहरण के लिए इंसुलिन हो गया, जैसे उदाहरण के लिए पेप्टाइड हो गया, जो कि कहां से मिलता है? मीट प्रोटीन से मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीजेस तीसरा एग्जांपल हमने क्या, तीसरा प्रकार क्या देखा? पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना था। यहां तक की बात कवर हो गई। अब वापस से शुरू में लौटो, है ना। यहां पे पहला हमने प्रकार देखा था फंक्शनल, कार्यात्मक। दूसरा प्रकार हमने देखा था केमिकल नेचर और सॉल्युबिलिटी के आधार पे, जो अभी जाके खत्म हुआ। अब तीसरा प्रकार हमको देखना है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। उनकी पोषण वैल्यू के आधार पर, उनकी पोषण वैल्यू के आधार पर हमको क्या है? वर्गीकरण देखना है। जो प्रोटीन है, जो किससे बना हुआ है, हमने इस बात को पीछे समझा हुआ था कि प्रोटीन सामान्यतः किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड से मिलकर के बनता है। अमाइनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। 20 में से जो 9 अमाइनो एसिड होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, और जो 11 होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं। इस इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब समझ लो। हिंदी में कहा जाता है इसेंशियल को आवश्यक, और नॉन इसेंशियल कहा जा सकता है जिनकी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी भी आवश्यकता है, लेकिन बाहर से डाइट में लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो हमारे शरीर में अंदर बन जाते हैं अपने आप। तो 9 अमाइनो एसिड क्या है? इसेंशियल हैं, आवश्यक हैं, वो हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, इसलिए बाहर से भोजन में लेना पड़ता है। 11 अमाइनो एसिड नॉन इसेंशियल हैं, वो हमारे शरीर में बनते हैं, इसलिए उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। On the basis of their nutritional value, proteins are classified into 3 categories, 3 types। उनके पोषण की प्रकृति के आधार पे हम उनको 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है कंप्लीट प्रोटीन। पहला प्रकार क्या आता है? कंप्लीट प्रोटीन। ये जो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, these proteins contain all essential amino acids। कंप्लीट प्रोटीन में क्या होता है? सभी प्रकार के इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 9। वो सभी के 9 अमाइनो एसिड क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ये सभी हाई क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं, जो कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। या 2 सोर्सेस से मिलते हैं, या तो एनिमल सोर्स से होंगे या प्लांट सोर्स से होंगे। एनिमल सोर्स से जैसे अंडे से मिल गया, मिल्क से मिल गया, मीट से मिल गया, सी फूड से मिल गया। प्लांट सोर्स में किससे मिल गया? सोया प्रोडक्ट, जैसे कि सोयाबीन ही खा लिया तुमने, है ना, वो हो गया। बकवीट हो गया, क्विनोआ हो गया, है ना। बकवीट एग्जैक्टली कुट्टू कहलाता है, क्विनोआ हो गया, है ना, इनसे मिलते हैं। तो कंप्लीट प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं जिनमें सभी प्रकार के इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। 9 प्रकार के इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं।
दूसरा आता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। दूसरा क्या आता है? इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट है मतलब सीधी सी बात है इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होगा, लेकिन सभी नहीं होंगे। मतलब उसको इस तरीके समझो कि 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, यदि सभी 9 के 9 प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट। यदि 9 में से एक भी कम है, 2 भी कम है, 3 भी कम है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। हम उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। वो न्यूट्रिशनली क्या है? इनकम्प्लीट है, मतलब वह पूरा पोषण प्रदान नहीं कर सकता। जब वो पूरा पोषण प्रदान नहीं कर सकता मेरे दोस्त, तो बाहर से कुछ और लेना पड़ेगा ना फिर तो। जैसे उदाहरण के लिए ये भी दो प्रकार से आ सकते हैं। एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हो सकते हैं, जैसे सेरल्स हो गए, अनाज से मिलने वाले में गेहूं, चावल, मक्का, जौ, मकई आदि आदि से। दालों से राजमा, चना, मसूर, मूंग, अरहर। मेवे और बीज से आलमंड, पीनट, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, है ना, इन आदि आदि से। लेकिन इनमें सभी में इसेंशियल अमाइनो एसिड पूरे के पूरे प्रेजेंट नहीं है, 9 के 9 प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही वेजिटेबल से मिलने वाले भी कुछ प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है कि जब इनमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, सभी के सभी 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, तो फिर हम लेके कहां से आएंगे? लाना तो पड़ेगा ना। तो एक क्या कर सकते हैं हम? प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, मतलब बाहर से उनमें क्या करवा दो? ऐड करवा दो। अथवा हम क्या कर लें? बाहर से खा लें कहीं से अलग से। या दूसरा क्या करवा दो? फर्मेंटेशन में स्प्राउटिंग करवा दो। ठीक है, तो 9 के 9 अमाइनो एसिड नहीं थे उसमें, इसलिए तो इनकम्प्लीट है। तो कैसे लेकर के आए 9 से 9? तो एक क्या कर लो कि तुम खुद खा लो अलग से, प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं इसको, प्रोटीन पूरकता। दूसरा फर्मेंटेशन और स्प्राउटिंग करवा दो तो भी प्राप्त हो सकता है। तीसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। तीसरा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। These are 2 or more incomplete protein sources that when combined provide all essential amino acids। समझो कि तुम्हारे पास क्या था? कंप्लीट प्रोटीन था जिसमें सब कुछ प्रेजेंट था, इनकम्प्लीट था जिसमें कुछ ना कुछ कमी थी। मैं कहता हूं कि 2 इनकम्प्लीट प्रोटीन को मिला दो। मुझे क्या चाहिए था? 10 रुपया चाहिए था। एक इनकम्प्लीट प्रोटीन के पास 6 रुपए थे, दूसरे इनकम्प्लीट प्रोटीन के पास 4 रुपया थे। मेरे को दोनों में कमी दिख रही थी, मैंने क्या कर दिया? दोनों को मिला दिया, तो 10 रुपया हो गया। हमने इसको क्या बोल दिया? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन बोल दिया। कि जब 2 या 2 से अधिक इनकम्प्लीट प्रोटीन को मिला देते हैं तो एक ऐसा प्रोटीन बनता है जिसमें सभी प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं, सभी इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। 2 इनकम्प्लीट प्रोटीन को मिलाने से एक ऐसा प्रोटीन बनता है जिसमें सभी प्रकार के इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तब हम इस प्रकार के प्रोटीन को कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राइस और बीन्स को मिला दो, मूंगफली और गेहूं की रोटी को मिला दो, चना और पीटा ब्रेड को मिला दो, मक्का और दालों को मिला दो, पूरा हो जाएगा। तुम सोचो कि तुम सिर्फ मूंगफली खाओगे तो पूरा प्रोटीन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो गेहूं की रोटी खा लो। तुम्हें को लगता है कि मक्का खा लो तो पूरा प्रोटीन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो दाल भी खा लो साथ में, फिर मिल जाएगा। ऐसे चौथी कैटेगरी आती है कंडीशनल प्रोटीन्स। चौथी आखिरी कैटेगरी आती है कंडीशनल प्रोटीन्स। कि दीज प्रोटीन्स आर यूजुअली नॉन इसेंशियल। ये नॉन इसेंशियल कैटेगरी के होते हैं, बट बिकम इसेंशियल ड्यूरिंग स्ट्रेस, इलनेस और रैपिड ग्रोथ। कंडीशनल प्रोटीन क्या है? ये सामान्यतः नॉन इसेंशियल होंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसे बचपन में, इन्फेंसी में, गर्भावस्था में, ये क्या हो जाते हैं? इसेंशियल हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? इसेंशियल हो जाते हैं। जैसे आर्जिनिन, ग्लूटामाइन, सिस्टीन। क्या हुआ? आर्जिनिन, ग्लूटामाइन और सिस्टीन। ठीक है, इस प्रकार से एक कंडीशनल प्रोटीन के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, ये आखिरी कैटेगरी थी। यहां पे बस एक इसेंशियल वर्सेस नॉन इसेंशियल दिया हुआ है, उसका मतलब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो ये ध्यान, इसेंशियल नॉन इसेंशियल क्या मैंने समझा दिया। जो हमारे शरीर में नहीं बनता है तो उसको बाहर से लेना पड़ेगा, इस कारण उसको हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल बोलते हैं, आवश्यक प्रोटीन बोलते हैं। जो हमारे शरीर में ऑलरेडी बन रहा है उसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल बोलते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए 9 और 11 की। इसेंशियल कितने होते हैं? 9। नॉन इसेंशियल कितने होते हैं? 11। इसेंशियल कौन कौन से होते हैं? है ना, कान बंद करके सुनना है। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन,
मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। नॉन इसेंशियल कौन से होते हैं? 11, एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरिन, टायरोसिन, ये नॉन इसेंशियल होते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक, ये पूरा का पूरा क्या था? प्रोटीन का क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था। ठीक, आज की क्लास यहां पर बाइंड अप होती है। हम अगली क्लास में प्रोटीन को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रोटीन में अभी काफी कुछ बचा हुआ है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बचा हुआ है, उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रोटीन खत्म हो जाएगा तो हम विटामिन चालू कर देंगे। अभी की क्लास हम बाइंड अप करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।